नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो जय घोष 107.8 FM और मैं हूं आपका दोस्त राधेश्याम दीक्षित। कार्यक्रम है विमर्श, जिसमें हम बात करते हैं समाज के कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर और उसके लिए बुलाते हैं किसी खास मेहमान को। और ऐसे ही खास मेहमान आज हमारे बीच में हैं डॉक्टर संगीता शर्मा जी। और आप चाइल्ड लाइन की निदेशक हैं और साथ में आप ह्यूमन यूनिटी मूवमेंट की सेक्रेटरी हैं। और अभी अभी ताज़ा एक और जिम्मेदारी आपके हिस्से में आई है, वो है नेशनल बोर्ड ऑफ सरोगेसी। उसकी आप मेंबर हैं। चूँकि अब दौर बदल रहा है, बहुत सारे महिलाओं की जो चुनौतियां हैं, IVF के बाद अब सरोगेसी भी अडॉप्ट होने लगी है, स्वीकृति भी सामाजिक उसको मिली है और कानूनी मान्यता भी मिल चुकी है। और उस दिशा में चुनौती कठिन परिस्थितियों में करनी पड़ती है, निर्णय लेने पड़ते हैं। उसके लिए एक बोर्ड जो इस पर अहम फैसले करेगा। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है संगीता जी हमारे स्टूडियो जयघोष में। और आज हम बात करेंगे बच्चों से जुड़े हुए विषय पर। आखिर चाइल्ड लाइन की आवश्यकता क्यों है, चाइल्ड लाइन किस तरह के मुद्दों को, किस तरह के मसलों को हल कर रही है, बच्चों के साथ क्या कुछ हो रहा है समाज में और समाज किस तरह की मुश्किलों से दो चार हो रहा है, उनके हल के लिए हम सब हिल मिलकर क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो बच्चों की दुनिया की दुश्वारियाँ क्या क्या हैं, चुनौतियाँ क्या क्या हैं, क्योंकि आप CWC मेंबर भी रही हैं और साथ में आपने लंबा अनुभव जिया है। तो किस तरह की चुनौतियाँ, किस तरह के रिपोर्ट्स आ रही हैं सामने? देखिए, बच्चों के साथ शुरू से पैदा होने से पहले से ही दुश्वारियां शुरू हो जाती हैं, क्योंकि हम आप सब जानते हैं कि बहुत सारे बच्चे, बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनके ऊपर ये प्रेशर होता है कि बेटा पैदा हो। हाँ, बेटा और बेटी का भेदभाव, बेटा और बेटी का भेदभाव। तो ऐसे में फीटस को गिरा देना, इस तरह से अगर हम देखें तो राइट्स, जो चाइल्ड के, बच्चों के जो अधिकार हैं, वो बच्चे को पैदा होने से पहले भी उनका हनन शुरू हो जाता है। बिल्कुल हो जाता है। तो वहाँ से अगर हम बात करते हैं और बच्चे की अगर हम परिभाषा देखते हैं तो 18 साल तक का कोई भी व्यक्ति बच्चा माना जाता है। जो बालिग नहीं हुआ, जो बालिग नहीं है तो वो सब बच्चा है। 18 साल तक वो बच्चा ही माना जाएगा। तो ये यात्रा जो दुश्वारियों की है, वो उसके जन्म से पहले से शुरू होकर के जब तक वो बड़ा हो जाता है तब तक भी चलती रहती है, उसके बाद भी चलती हैं। लेकिन बच्चों की खास कर दुश्वारियां इसलिए क्योंकि वो बच्चा है, बहुत बारी उसको अपनी बात कहना नहीं आता, उसके अंदर जो चल रहा है उनको किन शब्दों में वो बाहर निकाले उसको नहीं पता होता। कई बार ऐसा होता है, जो बड़े लोग होते हैं, जो एडल्ट हैं, वो बच्चों को कहते हैं कि देखो ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। प्रेशर बिल्डअप करते हैं। अब उसके पास प्रेशर है, उसको ये पता ही नहीं है कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, लेकिन क्योंकि मेरे से कहा गया है कि कहना नहीं है तो मैं चुप रहूंगा। आजकल स्कूलों में बहुत से शिक्षक भी बच्चों को स्कूलों में हो रहा है, घरों में हो रहा है, घरों में हो रहा है। जैसे हम लोग एक्टिविस्ट हैं, हम लोग बच्चों को कहते हैं कि तुमको चीखना आना चाहिए, तुमको ऊंचा बोलना आना चाहिए, तुमको सबसे बात करना आना चाहिए। घरों में कहते हैं चुप रहो बेटा, ऊंचा ना बोलो, तुम हंसती हो इतना ज्यादा हंसा ना करो, सबसे हर बात कहा ना करो। तो ये आप देख रहे हैं ना, हम बच्चों को कहीं ना कहीं अनइंटेंशनली अपने परिवारों में ही ये संस्कार दिए दे रहे हैं कि तुम्हारे साथ कुछ गलत अगर हो रहा है तो तुम चुप रहना। बल्कि ये बहुत नकारात्मक है और ये बच्चों के अधिकारों का हनन तो है ही, उनके विकास का अवरोध भी। इसमें मैं परिवार को कुछ हद तक दोषी नहीं भी मानती हूँ, क्योंकि ये काफी समय से हमारे यहाँ चला रहा है, दिमाग में बैठ गया ऐसे ही करना, एक वो माइंडसेट बन गया है। और साथ ही साथ जो परिवार है वो उसको खुद भी नहीं पता कि उसके इस तरह की बातें बच्चों को बताने का हश्र बाद में क्या हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी अनअवेयर हैं। तो इसलिए बहुत हम लोग पेरेंट्स की भी वर्कशॉप्स इसलिए करते हैं कि बच्चों को बहुत ज़्यादा दबा के ना रखें, उनको हर समय डांट के साए में ना रखें, जिससे कि बच्चे को कभी भी कोई बात अपनी कहने से वो डरे ना। और ये बहुत महत्वपूर्ण बात की है, जो भी श्रोता, जो भी दर्शक हमारे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है जानना कि बच्चों की प्रतिभा अलग अलग समय पर, अलग अलग परिवेश में अलग अलग परिणाम देती है। इसलिए किसी भी बच्चे को तुलनात्मक रूप से सोचना मुश्किल है और आप उसको उचित अवसर देंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे
खेत में बीज को अवसर देते हैं। बिल्कुल। सही वातावरण, सही पोषण, सही परवरिश, सही पानी मिलेगा, सही वातावरण मिलेगा तो उसकी तभी ग्रोथ बच्चा अच्छी पनप होगी। जाएगा, बिल्कुल। तभी वो पनप पाएगा। तो इसलिए इसमें दो, देखिए बच्चे के जिंदगी में दो, एक तो परिवार और एक स्कूल, ये दो जगहें ऐसी हैं जिसमें बच्चों को बहुत ही हैंडल विद केयर वाली सिचुएशन है। और समाज को भी ये समझना चाहिए कि इन दोनों के बीच का समाज है, हाँ, सुनीता परिवार जी, और स्कूल के बीच में समाज है। मैं चाहूँगा कि आप इस महत्वपूर्ण जो बिंदु है इसमें हमारे पेरेंट्स जो हैं, परिजन हैं, उनके लिए कुछ टेक अवे ज़रूर दे दें, कुछ पॉइंट्स दें, और जो शिक्षक हैं जो भी सुन रहे होंगे तो वो भी ये ज़रूर समझें कि उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन सी लाइन है जिसको क्रॉस नहीं करना। देखिए, परिवारों के लिए तो मैं, जो अभिभावक हैं उनके लिए मैं स्पेशली कहूँगी कि बच्चे के ऊपर विश्वास बहुत करें। बेहतर रिश्ता बच्चे बनाएं। को ये विश्वास रहे कि मेरी माँ, मेरे पिता मेरे पे विश्वास करते हैं, और उसके लिए ये ज़रूरी है कि आप बच्चे की हर बात सुने और समझें और जानें, कोशिश करें बच्चे को समझने की। और साथ ही अगर बच्चा कोई बात बता रहा है, उसको पहले से ही ना करें कि तुम बच्चे हो, तुमको कुछ पता नहीं है, या तुम चुप झूठ रहो, बोलोगे, या तुम सही नहीं बोल रहे, अरे ये सब तो होता ही है। ऐसे नहीं, क्योंकि कई बार होता है ऐसे, हमारे पास बहुत केसेस आते हैं जिसमें बच्चे कहते हैं हमने 3-4 बार मम्मी को बताने की कोशिश की, उनको बता नहीं इंडिकेट पाए। किया, लेकिन मम्मी नहीं समझी। मम्मी ने हमको हर बारी चुप करा दिया कि वो चाचा है, चाचा के अगेंस्ट नहीं बोलना है, तुम चुप रहो। तो परिवारों में खास तौर से माता को और पिता को, दो लोग ऐसे हैं, और माता, मैं कहती हूँ माता शायद ज़्यादा, क्योंकि माता जिस तरह से अपने बच्चे को 9 महीने गर्भ में रखती है तो कंसर्न बच्चे ज़्यादा को होता बहुत ज़्यादा समझ सकती है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि बच्चे को, जब बच्चा कुछ बोले तो आप उसको तवज्जो दें, उसको समझें, उसको एकदम स्नब ना कर दें, उसको चुप ना करा दें। दूसरी बात ये कि बच्चे के ऊपर विश्वास ज़रूर करें, क्योंकि कई बार होता है दूसरे लोग, बाहर के लोग कुछ गलत तरीके से शिकायत करते हैं, माता पिता उनकी बात मानते हैं, बच्चे की नहीं मानते। तो ये चीज़ बहुत ध्यान देने वाली है। अभिभावकों के अलावा जो टीचर्स हैं वो भी एक अभिभावक के रूप में हैं। टीचर्स को भी ये बहुत ध्यान देना है, क्योंकि आज हमारे पास ऐसे भी केसेस आ रहे हैं जहाँ बच्चे का अब्यूज़ उसके घर में ही हो रहा है, ज़्यादा केसेस आ रहे कभी हैं, उसके पिता ही उसका अब्यूज़ कर रहे हैं। और अमूमन ये भी देखने में आया कि रिपोर्ट नहीं होते रिपोर्ट cases। नहीं होते, क्यों? क्योंकि वही माता पिता तो हैं, वो क्यों रिपोर्ट करेंगे? तो ऐसे में टीचर्स उनके अभिभावक हैं। तो ऐसे में टीचर्स को ये देखना है कि बच्चे का क्या कोई उसका बिहेवियर पिछले कुछ समय बदला पे है। कहीं बदला तो नहीं है। बच्चा अगर कुछ बात कहना चाह रहा है, आप अप्रोचेबल रहो कि बच्चा अगर कुछ कहना चाह रहा है तो आप सुनो, उसकी बात को सुन के आप घबरा ना जाओ। क्योंकि हमारे यहाँ जो कानून बना है बच्चों से संबंधित, उसमें खास तौर से ये है कि अगर आप बच्चे की बात को, जैसे हम चाइल्ड लाइन की बात कर रहे थे, 1098 पे बताते हैं, इस टोल फ्री नंबर पे, तो आपका नाम कहीं नहीं आता। अगर तो आप सूचना कोई देते भी हैं। टीचर ये ना समझे कि अगर आप सूचित कर रहे हो तो आप अपने लिए एक मुश्किल पैदा मुसीबत कर रहे हो। मोल ले रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। ये टोल फ्री नंबर मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड एंड विमेन वेलफेयर ने बनाया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, और वहाँ से ही ये संचालित है। और इसमें सबसे अच्छी बात यही है कि कॉलर का नाम कभी भी डिस्क्लोज नहीं किया जाता। ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है ये उन सबके बहुत लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है सबको समझना। जो ये नंबर डायल करना चाहते हैं, और वो डायल आप खुलकर करें, क्योंकि बाल श्रम का मामला हो, बच्चों के अधिकार के हनन का मामला हो, बच्चों के शोषण का किसी मामला भी हो, तरह का या अधिकार। बच्चों के प्रति कोई अपराध हो रहा हो, या किसी घर में भी हो रहा हो, तो आप पड़ोसी के साथ रिश्ते के खराब होने की प्रतीक्षा न करें, क्योंकि एक बच्चे का जीवन खराब हो रहा है। बिल्कुल। और ये और इसमें आपका नाम कहीं नहीं आता। आएगा। आप बता दीजिए कि पड़ोस में एक बच्चा है, वो मारा पीटा भी जाता है, काम भी किया जाता है, गांव से लाया गया है, उसको प्रताड़ित किया जा रहा है, आपका नाम कहीं नहीं आएगा, आपका रिश्ता कहीं नहीं खराब हो रहा, चाहे वो पड़ोसी का हो, चाहे वो आपका खुद के घर का हो। तो बहुत सारे ऐसे आते हैं केसेस हमारे पास, और हम उन केसेस को टेक अप करते हैं, और कॉलर का नाम इवन आरटीआई में भी हम नहीं बताते हैं। तो यानी आप वो safe हैं। हमको ये प्रिविलेज है 1098 में कि हम ये नाम एकदम कॉन्फिडेंशियल रखते हैं। हमारे पास ये नाम रहता है, हमारे पास ये नंबर रहता है, क्योंकि अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम बात कर सकते हैं, लेकिन हम कभी किसी में डिस्क्लोज नहीं करते। और ये मदद आप बस अड्डे पर, रेलवे स्टेशन में, कहीं पर भी आपको कोई संदिग्ध मामला लगता है कि किसी बच्चे के साथ कुछ गलत हो रहा है, या आपको लगता है कि कोई क्राइम होने की संभावना है,
तो उसकी प्राथमिक सूचना देने के बाद एक कंट्रोल आता है, एक सिस्टम में एक सपोर्ट मिलता है। यहाँ जैसे आपने कहा बस अड्डे और रेलवे की बात, देखिए बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी ट्रैफिकिंग होती है, उनका देह व्यापार आप समझ लीजिए, तो उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। और ऐसे जितने भी जोखिम वाले परिवार हैं, जिनके परिवारों में या तो पिता नहीं है, पिता है तो बहुत बीमार रहता है, माता पिता का आपस में रिश्ता अच्छा नहीं है, ऐसे जो कमज़ोर परिवार हैं उनको टारगेट किया जाता है। और इन्हीं के बच्चों को कभी शादी के नाम पे, कभी नौकरी के नाम पे, कभी अच्छे जीवन के नाम पे एक शहर से दूसरे शहर, और कभी तो यूं ही उठा लिया जाता है। जो बच्चे मिसिंग होते हैं वो भी यही है। तो ऐसे में कभी आपको ऐसा लगता है कि बस में कोई बच्चा है ऐसा जो बहुत डर के बैठा हुआ है, परेशान लग रहा है, आपको संदिग्ध लग रहा है, आप बिल्कुल उस पर बोलिए। हो सकता है कि आपके बोलने से एक बच्चे का जीवन बच जाए। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे हम लोगों के पास यहाँ लखनऊ में ही ऐसा हुआ था कि हमको बस में से किसी ने फ़ोन करके बताया कि 11 बच्चे जा रहे हैं और हम लोगों को लग रहा है कि ये कुछ गड़बड़ है। तो कमता पे हमने ये बस रुकवाई और 11 बच्चों को नीचे उतरवाया और सारे बच्चे लेबर के रूप में ले जाए जा रहे थे। तो इस तरह से उन 11 बच्चों को हम बचा सके। तो अगर आपको कहीं पर भी थोड़ा सा भी संदेह लग रहा है, हो सकता है बाद में चलिए मान लीजिए नहीं भी निकलता है तो लेकिन कम से कम अगर निकल आएगा तो कम से कम अलर्ट तो रहे। पुलिस भी कई बार जांच करती है, हर गाड़ी में असलहे नहीं होते, हर गाड़ी में संदिग्ध सामग्री नहीं मिलती, लेकिन उस जांच का असर अपराधियों में खौफ का एक कारक बना रहता है। तो जो हम बात कर रहे थे ना, परिवार और स्कूल, उसके बीच में ये जो समाज है, समाज का एक बहुत बड़ा रोल है। हम लोग बचपन में थे, खेलने जाते थे, तो हमारे आसपास के जो बुजुर्ग थे वो टोक दिया करते थे भी थे ना, कि तुम ये ऐसे न करो, इधर मत चलो, अभी तुम गिर जाओगे, ये होगा। लेकिन आज वो चीज़ कम हो रही है, सब लोग अपने आप में एक आइलैंड बन करके रह गए हैं और ये ठीक नहीं। तो मुझको लगता है कि अगर हमें बच्चों को एक अच्छा जीवन देना है, हमें देखना है कि हमारा समाज आगे चल के बहुत अच्छा बने, तो हमारे लिए भी उतनी ही जिम्मेदारी है। जो बच्चे हम अपने बच्चे के लिए जिम्मेदारी, उतनी ही हमारे दूसरे बच्चों के लिए भी जिम्मेदारी है। तो अगर हम समाज को अच्छा बनाना चाहते हैं तो हमें अपने बच्चों के लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट, एक अच्छा माहौल लाना पड़ेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात की है। और दूसरा एक और जो बात है जो संगीता जी से हम ज़रूर संवाद करेंगे, इन बच्चों के मानसिक शक्ति को बढ़ाने के लिए, उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए क्या क्या गतिविधियां की जानी चाहिए। आप अच्छा खिलाते हैं, अच्छा पहनाते हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन वो बच्चों के साथ में संवाद, ये उनका अधिकार है और ये आपका कर्तव्य है। उन बच्चों के साथ कितना संवाद करें, क्योंकि वो तभी बेहतर साझेदारी कर पाएंगे अपने साथ होने वाली घटनाओं के बारे में। क्या कुछ करना चाहिए, पेरेंटिंग का पार्ट है, लेकिन चूंकि बच्चों के साथ होने वाले अपराधों में ये कारक बहुत बड़ा है। बिल्कुल। देखिए ऐसा है ना, बच्चे में सबसे पहली बात ये है, ये स्कूल की और माता पिता की जिम्मेदारी है कि हम बच्चे में कॉन्फिडेंस बिल्ड करें। जिन बच्चों में कॉन्फिडेंस नहीं होता, उनको हर समय लगा रहता है मैं शायद कुछ गलत कर रहा हूँ, मुझसे कुछ गलत ना हो जाए, और ऐसा बच्चा गलत कर ही जाता है क्योंकि उसको ये डर रहता है और उस चक्कर में वो इतना ज़्यादा सोचता है कि वो कुछ गलत कर जाता है। फिर उसको ये भी डर रहता है कि मैं अपने पेरेंट्स को कैसे बताऊं या अपने टीचर्स को कैसे बताऊं। तो सबसे पहले तो हमें बच्चे को एक ऐसा कॉन्फिडेंस देना है कि बेटा तुमसे गलती भी हो जाए तो तुम आके बताओ, हम तुम्हारी मदद करेंगे। बहुत सारे बच्चे जो हम लोग देखते हैं ना कि बच्चों के, हम लोग के पास अखबार में खबरें आती हैं कि सुसाइड कर लिया, वो इसलिए कि उनको ये लगता है कि अब हम पेरेंट्स को बताएंगे तो पेरेंट्स गुस्सा होंगे। पेरेंट्स को लगता था कि हम साइंस लें और मेरे सब्जेक्ट इतने ऐसे थे कि मेरे नंबर इतने अच्छे नहीं आए कि मैं साइंस ले पा रहा हूँ, तो वो सुसाइड कर लेते हैं या कहीं घर छोड़ के चले जाते हैं। तो ऐसे में सबसे ज़रूरी है कि हम बच्चे में ये एहसास डालें कि तुम्हारे साथ कुछ भी गलत हो, तुमको कुछ भी, तुमने गलती से कुछ भी कर दिया है, तुम बच्चे हो, तुम आके मुझे बोलोगे, मैं तुम्हारी मदद के लिए हूँ, मैं तुम्हारा साथ ज़रूर दूंगी या दूंगा। ये बहुत तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमें बच्चे में डालनी है। ऐसे बच्चे फिर आगे चल के कुछ अच्छा करके दिखाते हैं। देखिए कॉन्फिडेंस जब बिल्डअप होता है तो कुछ भी करने के लिए आदमी तैयार होता है, हर परिस्थिति का सामना कर पाते हैं जी। और ऐसे बच्चों को विकसित करने से समाज भी बेहतर होगा और ये आपका कर्तव्य है। और एक बात और, जो अगर बच्चे सुन रहे हों या पेरेंट्स सुन रहे हों या शिक्षक सुन रहे हों, कि कोई भी असफलता
वो व्यक्ति का अंतिम समय नहीं है, बल्कि असफलता सीखने का जरिया है। दुनिया में सारे सफल लोगों ने असफलताएं देखी हैं और उन सब का मानना है कि असफलता शुरुआती पायदान होती है। जैसे साइकिल सीखने में हम गिरते हैं, वो असफलता के नाम पर दर्ज नहीं होती है, वैसे ही किसी एग्ज़ाम में फेल हो जाना या कम मार्क्स आ जाना या कोई काम पूरा न होना, ये असफलता नहीं है, बल्कि कोई अवरोध है जिसे आप दूर कर सकते हैं। तो कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो कोशिश करेंगे तो हो जाएगा। इसलिए अगर कोई नाराज भी होता है तो उसका मुकाबला करना है, सामना करना है, कमजोर नहीं बनना है। तरह तरह की परेशानियां आती हैं। देखिए, कोई भी जिंदगी, कोई भी लाइफ ऐसी नहीं है जिसमें परेशानियां नहीं आती। फेजेस होते हैं, कभी परेशानी ज़्यादा आ रही है, लेकिन हर फेज को, हर चीज़ को हमको चैलेंज समझ कर उसका सामना करना है। बहुत बड़ी बात। किसी चीज़ को हम प्रॉब्लम ना समझें, हम उसको चैलेंज समझें और उसका सामना करें। और चैलेंज समझ के, चुनौती समझ के अगर हम लड़ने चलते हैं ना, तो हम दुनिया की बड़ी से बड़ी चीज़ से मुकाबला कर लेते हैं। और इसे वैसे देखें, तो जैसे खेल, ये ज़रूरी है कि खेल में जीत गए तो सफलता है, नहीं जीते तो कितना अच्छा खेले उसका आनंद तो लेना ही चाहिए। और कहाँ हमारी कमी रह गई उसको हमको निखारना चाहिए। बिल्कुल। तो बहुत महत्वपूर्ण बात, ये टेक अवे है। और ये बात अगर समझ में आती है तो काम बनेगी। लेकिन इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि जागरूक रहें और दूसरों को जागरूक करते रहें, क्योंकि ये ह्यूमन चेन है। मानव एक सभ्य प्राणी है, वरना वो भी जानवर होता। तो इसलिए ये सभ्यता में ये दायित्व तो हमारा जुड़ा हुआ है। चूंकि हम लोकतांत्रिक समाज में रहते हैं तो लोकतांत्रिक कर्तव्यों का अनुपालन भी करना होगा। तो अब 1098 के बारे में भी बताएं कि चाइल्ड लाइन का नेटवर्क कैसे काम करता है। और ये केवल एक हेल्पलाइन नहीं है, इसमें बहुत से वॉलंटियर्स, बहुत से एक्सपर्ट्स, बहुत से लोग और यहाँ तक कि बाकी जो नेटवर्क के हिस्से हैं उन सबको आप सेंसिटाइज करते, जोड़ते। कैसे काम करता है चाइल्ड लाइन? देखिए, चाइल्ड लाइन जैसे मैंने अभी बताया, ये एक टोल फ्री नंबर के माध्यम से चलता है। और इसको बहुत आसानी से, ये नंबर भी बच्चों के द्वारा ही दिया गया था, 1098। बिल्कुल उल्टी गिनती है। 1098 हर एक को याद रहेगा। और ये महिला एवं बाल कल्याण मिनिस्ट्री द्वारा संचालित है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। और हर जिलों में, जितने भी जिले में, चाहे आप उत्तर प्रदेश को ले लें, महाराष्ट्र ले लें, अपने इंडिया भर के जिलों में जहाँ जहाँ चल रही है, वहाँ हर जिले में कोई एनजीओ इसको संचालित करती है। तो इसका ये काम रहता है कि बच्चे से संबंधित कोई भी, किसी भी तरह की सूचना इनको प्राप्त होती है इस टोल फ्री नंबर पे, तो उसको एड्रेस करने के लिए हमारे जो वॉलंटियर्स हैं वो जाते हैं। जैसे आपको कोई बच्चा कहीं मिला तो आपने फ़ोन करके बता दिया कि भाई ये बच्चा मिला है, लेकिन मैं इतनी जल्दी में, मैं ऑफिस जा रही हूँ, मैं अब इस बच्चे की कैसे मदद करूँ। तो आप 1098 पे फ़ोन करके बता दीजिए ये बच्चा है, ये इस पर्टिकुलर दुकान पे बैठा है, हमने इसको बता दिया है और आप यहाँ से आके इस बच्चे को ले जाइए। तो हम उस बच्चे को, हमारे वॉलंटियर्स ले जाते हैं। और ये केवल सिर्फ खोने और पाने वाली बात नहीं है। कहीं बच्चे की फ़ीस नहीं जमा हो पा रही है, उसको मेडिकल की कोई प्रॉब्लम है। बहुत केसेस आए ऐसे कि परिवार बहुत गरीब हैं, वो बच्चे की ऑपरेशन नहीं करा सकते हैं, हार्ट में होल है और फूड पाइप, विंड पाइप मिल गए हैं, तो बच्चा जीवित नहीं रह पाएगा, तो उसके लिए भी तुरंत ऑपरेशन की आवश्यकता है। तो इस तरह के बहुत केसेस आते हैं जिनको कि फिर हम लोग करवाते हैं। तो इसमें बच्चे से संबंधित कोई भी परेशानी है, उस पर आप 1098 पे फ़ोन करके बता सकते हैं। फिर इसके जो सेकंड स्टेप आता है कि मान लीजिए हमें जो बच्चे मिले हैं, खोए हुए बच्चे हैं या कोई विक्टिम बच्चे हैं, वो हमें मिले, तो उनको हम सबसे पहले CWC, जो इसका फुल फॉर्म है चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, हिंदी में हम कहते हैं बाल कल्याण समिति। हर जिले में एक बाल कल्याण समिति होती है। ये 5 लोग होते हैं, इनको मैजिस्टीरियल पावर्स होती हैं। तो जब बच्चा चाइल्ड लाइन को मिलता है तो हम बाल कल्याण समिति, क्योंकि ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, बच्चे का रजिस्ट्रेशन कहीं ना कहीं होना आवश्यक है। क्योंकि ये हो सकता है कि बच्चा आपके शहर से खोया है, वो हमारे शहर में पहुंचा है, तो हमारे पास उसका रजिस्ट्रेशन रहना चाहिए। तो हम बच्चे को थाने भी ले जाते हैं, GD एंट्री भी कराते हैं और फिर हम CWC लेकर के आते हैं। CWC में ये जो, जैसे हमने कहा, बाल कल्याण समिति है, ये एक ऐसी समिति है जो बच्चों को देख रेख और संरक्षण के लिए, ये एक तरह से छोटा मोटा कोर्ट है। इसमें बच्चे के लिए तय किया जाता है कि इस, मान लीजिए 16 साल की लड़की है, तो इस लड़की को क्या परेशानी है, उसके अनुसार, मान लीजिए अगर उसका पेरेंट आने में 2-3 लग सकता है या उसका पेरेंट है ही नहीं, तो फिर इस बच्ची को शेल्टर होम में रखाया जाता है।
जो उसके लिए उपयुक्त होगा वह उस शेल्टर होम में इस बच्ची को भेजा परिस्थिति जाएगा। केस बाय केस है। हाँ, क्योंकि केस बाय केस होता है, कोई मानसिक मंदित हो सकता है, कोई फिजिकली चैलेंज हो सकता है, कोई बच्ची छोटी हो सकती है, कोई बच्ची बड़ी हो सकती है, कोई लड़का हो सकता है। आजकल नवजात बच्चों को भी लोग छोड़ देते हैं। नवजात बच्चों को भी बहुत छोड़ा जाता है, केयर ज़्यादा चाहिए तो होती है। इनके लिए एक जो होता है अडॉप्शन सेंटर होता है, फिर वहाँ इनको रखा जाता है। तो इस तरह से हर बच्चे के लिए अलग अलग परिस्थितियां हैं, उनके हिसाब से ही होम्स हैं। तो CWC ऑर्डर करती है इन बच्चों को होम्स में रखने के लिए, फिर इन बच्चों को वहाँ पर संरक्षित किया जाता है और वहाँ इनकी काउंसलिंग होती है। तो काउंसलिंग में अगर पता चलता है कि ये बच्चा किस तरह से निकल आया, कहाँ का बच्चा है, तो उसको उसके घर वापस रिस्टोर करने की कोशिश की जाती है। क्योंकि देखिए, हम जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है वो भी ये मानता है, और हम और आप भी यही मानेंगे कि बच्चे के लिए सबसे उपयुक्त जो स्थान है वो उसका परिवार ही होता है। कि उसकी अपब्रिंगिंग परिवार में जितनी अच्छी हो जाएगी उतनी शेल्टर होम में नहीं होगी। तो हम ये समझते हैं, और हमारा एक्ट जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है ये भी यही कहता है कि शेल्टर होम शुड बी द लास्ट रिसोर्ट, वो आखिरी विकल्प होना चाहिए। हम बच्चे को शेल्टर होम में डाल के भूले ना बोले, ठीक बात। उसकी काउंसलिंग करें, और जहाँ तक हो सके हम ये पता करें कि किस कारण ये बच्चा घर से निकला। अगर घर में कोई परेशानी है तो हम घर में भी देखेंगे, हम वहाँ पर भी काउंसलिंग करते हैं जाके पेरेंट्स की। कई बार बच्चे छोटी छोटी बातों पे नाराज होकर चले आते हैं। पेरेंट्स कहते हैं कि अगर हम नहीं डांटेंगे बच्चे को तो कौन डांटेगा। तो फिर उन पेरेंट्स को समझाया जाता है, क्योंकि कई बच्चे कुछ ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। डांटने से नहीं, डांट के साथ हाँ, अगर कभी ऐसा मौका आ भी गया तो समझाना भी जरूरी है। और फिर वो उन्हीं का बच्चा है तो उनको ये पता होना चाहिए कि बच्चे को किस तरह से समझाना है। बिल्कुल, और चूक हो गई तो जीवन भर की पीड़ा भी और अक्सर हमारे पास ऐसा होता है, दीक्षित जी आप देखिए कि हमारे पास जब केसेस आते हैं तो हम पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चे की काउंसलिंग कराइए, ये बच्चा आजकल बिल्कुल हमारे हाथ के बाहर जा रहा है, तो इसको काउंसलिंग की बड़ी ज़रूरत है। जब बच्चा आता है, हम बच्चे से बात करते हैं तो हमें समझ में आता है कि काउंसलिंग की ज़रूरत तो पेरेंट्स को है। तो फिर हम पेरेंट्स की काउंसलिंग करते हैं। तो इस तरह से परिवार को एक दूसरे को समझना बहुत ज़रूरी है। कहाँ गैप्स हैं, कई बार परिवार नहीं देख पाते, तो उन गैप्स को फिर हम लोग फिल कर देते हैं। बिल्कुल, और हम बात कर रहे हैं डॉक्टर संगीता शर्मा से, और इस विषय पर हमारी समझ बन रही है, लेकिन कुछ आंकड़े हैं जिन पर आपका दिल भी थोड़ा पिघलना चाहिए, आपको थोड़ी चिंता भी होनी चाहिए, और उस चिंता के साथ आप थोड़ा जागरूक होंगे तो समाज हमारा भविष्य में बेहतर बनेगा। इन सब आंकड़ों के साथ आपसे रूबरू होना बेहद ज़रूरी है। इसलिए एक अंतराल के बाद हम लौटेंगे और उन सारे विषयों पर बात करेंगे, और आप भी जागरूक हों, इसलिए कागज़ कलम आप भी तैयार करें, ताकि कुछ आंकड़े आप अपने पड़ोसियों के साथ, अपने किटी पार्टी में, अगर आप माता हैं, अगर आप पुरुष हैं, तो आप अपने वर्क प्लेस पर लोगों को जागरूक करेंगे, थोड़ा सेंसिटाइज करेंगे, तो इस यात्रा में आप सहभागी होंगे। तो लेते हैं छोटा सा अल्प विराम, लौटते हैं और इस वार्ता को आगे बढ़ाते हैं। सुनते रहिए रेडियो जय घोष। एक बार फिर आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं रेडियो जय घोष 107.8 FM, और कार्यक्रम है विमर्श। मैं हूं आपका दोस्त राधेश्याम दीक्षित, और हमारी मेहमान हैं डॉक्टर संगीता शर्मा जी, जो कि बाल विशेषज्ञ हैं और बच्चों के मुद्दों पर, उनके अधिकार के विषय को लेकर काम कर रही हैं, और निदेशक हैं चाइल्ड लाइन की, और साथ में आप सेक्रेटरी हैं ह्यूमन यूनिटी मूवमेंट की, और साथ में एक और दायित्व जो इनको नया मिला हुआ है, वो सदस्य हैं नेशनल बोर्ड ऑफ सरोगेसी। तो इन सब पे थोड़ी बात होगी, लेकिन पहले ज़रूरी है कि कितनी तरह की चुनौतियाँ रिपोर्ट हो रही हैं, किस तरह के अपराध बच्चों के साथ हो रही हैं, उनके अधिकारों के हनन किन किन स्तरों पर हो रहे हैं, और ये आंकड़े कितने हैं। देखिए, अगर हम पिछले साल की बात करें, पिछले फाइनेंशियल से अप्रैल से लेकर के हम 2023 की अप्रैल तक, मार्च तक बात करें मान लीजिए, तो उसमें हम देखते हैं कि हमारे पास 1181 केसेस आ चुके हैं। 1181 केसेस, ये आंकड़ा केवल लखनऊ का मैं बता रहा हूं। ये केवल लखनऊ का है। 365 दिन में 1181 केसेस आ चुके हैं, और जिनमें जो सबसे ज़्यादा जो केसेस हैं वो हमारे हैं प्रोटेक्शन फ्रॉम अब्यूज़। सबसे ज़्यादा केसेस उसमें ही आए हैं। तो आप अगर देखें प्रोटेक्शन फ्रॉम अब्यूज़ के केसेस देखें तो वो लगभग 700 से ऊपर केसेस हैं। सबसे ज़्यादा हैं। और इसमें हम और भी आपको थोड़ा सा विस्तार से बता दें, अगर हम कहते हैं प्रोटेक्शन फ्रॉम अब्यूज़, तो उसका मतलब है कि
किसी भी तरह का अब्यूज, वो शारीरिक हो सकता है, वो लैंगिक हो सकता है, वो मानसिक हो सकता है, वो किसी भी तरह की प्रताड़ना हो सकती है। तो ये इसमें चाइल्ड लेबर भी आ जाता है, इसमें चाइल्ड बेगर भी आ जाता है। तो बहुत तरह के अब्यूज होते हैं बच्चों के साथ। तो जो लोग ऐसा करते हैं वो सावधान हो जाएं, क्योंकि इसके लिए बहुत सख्त कानून है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में आप जेल भी जा सकते हैं, जुर्माने भी होंगे, और शायद आपको डिफेमेशन तो होगी ही। तो इसलिए इन सब तरह के कृत्यों से बचें, और एक इंसान है तो इंसानियत का तकादा आपका हवाला देता है, आप उसे बचाएं और इस दिशा में सही आचरण करें। बिल्कुल। और जैसे पॉक्सो एक्ट अगर हम बताएं, प्रोटेक्शन फ्रॉम सेक्सुअल अब्यूज ऑफ चिल्ड्रन, तो इसमें अगर हम पॉक्सो के एक्ट में देखते हैं तो इसमें तो बहुत सख्ती की गई है। इसमें यहाँ तक सख्ती है कि अगर आपको पता है कि आपके आसपास किसी बच्चे का लैंगिक शोषण हो रहा है और आप जानते हैं लेकिन आप उसको बता नहीं रहे हैं, उसको डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं, रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ऐसे में आपके ऊपर भी कार्रवाई 6 महीने की हो सकती है, जेल। तो आप चुप न रहिए, तो चुप नहीं रहना है, क्योंकि पहले लगातार ऐसा होता रहा। कि आप बाद में कहते हैं कि सब हमको तो पता था। नहीं, तो बाद में कहते नहीं, लोग बताते ही नहीं है, चुप रहते हैं, बिल्कुल चुप रहते हैं। अगर हम देखें 2007 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक रिसर्च कराई, स्टडी कराई, उसमें यही निकल के आया कि इतने बच्चे खोए रहे, इतने बच्चों के साथ शोषण होता रहा, लेकिन कभी किसी ने कुछ बोला ही नहीं। उसके बाद ही ये पॉक्सो एक्ट आया 2012 में, जिसमें ये कहा गया कि अगर बच्चे के साथ शोषण हो रहा है और आपकी जानकारी में है, आप उसे नहीं बताते हैं, तो पता चला तो आपको भी 6 महीने की सजा होगी। ये आपकी जिम्मेदारी बन गई, ये प्राथमिक कर्तव्य बन गया कि आप इस जागरूकता की यात्रा में पहल कदमी करें, और कोई भी इन्फॉर्मेशन ऐसी आपके सामने होती है तो फौरन कम से कम चाइल्ड लाइन को तो पहले बताएं। बिल्कुल। और स्थानीय पुलिस को भी आप बता सकते हैं, क्योंकि बाल पुलिस भी होती है। बिल्कुल। कभी ऐसा होता है कि आपको ये लगता है कि हम बताएंगे तो हम ही तो नहीं फंस जाएंगे। अब ये नहीं है, तो ऐसा नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपके घर के आसपास या घर में किसी बच्चे के साथ सेक्सुअल अब्यूज हो रहा है, तो ऐसे में आप चाइल्ड लाइन को बता दीजिए, आपकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। और इसी तरह से स्कूल में टीचर्स के साथ, बेंगलोर में एक टीचर, 2 टीचर्स और प्रिंसिपल को जेल हुई। क्यों? क्योंकि एक क्लास टीचर को बच्ची ने बताया, टीचर ने जाकर के प्रिंसिपल को बताया, उस बच्ची ने प्रिंसिपल, जब टीचर के सामने बताया गया तो वहाँ एक और टीचर खड़ी थी, तो इन तीनों को पता था, लेकिन टीचर ने कहा, प्रिंसिपल ने कहा कि नहीं, इस मामले को दबा दो क्योंकि स्कूल की बदनामी होगी। लेकिन जो व्यक्ति कर रहा था अब्यूज, उस पियोन को निकाल दिया। लेकिन बच्ची के पेरेंट्स को जब पता चला तो बच्ची के पेरेंट्स फिर FIR दर्ज कराए। तब जो बयान हुआ तो बच्ची ने बताया कि हमने तो पहले अपने टीचर को बताया था। तो बाद में वो जब बच्ची ने कहा कि हमने टीचर को बताया तो टीचर गई, टीचर ने कहा मैंने फिर प्रिंसिपल को बताया था, और वो फलानी टीचर भी सामने खड़ी थी, तो वो टीचर, तीनों टीचर्स को 6 महीने की सजा। तो ये सावधान हो जाएं। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आपके संज्ञान में है कि बच्चे के साथ कुछ गलत हो रहा है और लैंगिक शोषण हो रहा है, तो ज़रूर इंटरवेंशन होना चाहिए। और अगर आपको डर लगता है इंटरवीन करने से, तो आप चाइल्ड लाइन को बता दीजिए। तो संगीता जी, मैं चाहता हूं कि चलते चलते अंतिम आह्वान, हमारे बहुत से लोग जिनके बच्चों के प्रति हमारा समाज और जागरूक हो, बेहतर हो, और बच्चों की प्रगति में योगदान हो सके, और ये हर स्तर पर होना चाहिए, चाहे वो विद्यालय हो, चाहे वो घर हो, या हमारे रिश्तेदार हों, वो सबको, बच्चों को उनके अधिकारों से हनन ना करें। तो एक अच्छी अपील ज़रूरी है ताकि सबसे बिल्कुल। देखिए, मैं आप सबसे अपील करूंगी, और केवल कोई 1-2 व्यक्ति नहीं है, पूरा समाज है जो इन बच्चों को बचा सकता है। और ये ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि बच्चे अपनी बात को कह नहीं सकते, तो हमें ये समझना चाहिए कि बच्चे के दिल में क्या हो सकता है और वो किस किस परेशानी से गुजर रहा होगा। खास तौर से लैंगिक शोषण जो होता है, उसमें बच्चा किस ट्रॉमा से गुजरता है, आप जब सोच के आप उस बच्चे की जगह अपने आप को रख के देखिएगा, तभी आप समझ पाइएगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम बच्चे को एक स्पेस दें, उसको समझें, उसको जानें, और फिर उसी तरह से उसका हल निकालने की कोशिश करें। हम अपनी तरह से हल निकालने की कोशिश करते हैं, उस बच्चा क्या चाहता है उसके हिसाब से हम निकालें, क्योंकि वो बच्चा है, तो आप समझाएंगे तो वो समझेगा भी। बिल्कुल। और ये वक्त का तकाजा है, ज़रूरत है अच्छे समाज के निर्माण में आपकी भागीदारी की। तो एक कदम बढ़ाइए। अगर आप बस के ड्राइवर हैं, वैन के ड्राइवर हैं,
तो बच्चों के साथ कोई दुर्व्यवहार न करें। अगर ऐसा करते हैं तो आप जेल आपके घर हो सकती है। अगर आप विद्यालय के अध्यापक हैं, प्रधानाचार्य हैं या प्रबंधक हैं, तो वहाँ पर बच्चों के लिए उचित वातावरण बनाएं। कई बार बच्चों के साथ अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, वो भी ना करें। कई बार आप कुछ देखते हैं, आप चुप रहते हैं, तो अपनी चुप्पी तोड़ें, खुलकर बोलें और 1098 को नंबर घुमाएं, बताएं, क्योंकि ये आपका कर्तव्य है और ये संविधान से आपकी अपेक्षा भी है। संविधान के लोकतांत्रिक वातावरण में रहने वाले नागरिक ही अच्छे देश का, अच्छे समाज का निर्माण करते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर संगीता शर्मा, आपने अपना समय दिया, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारियों को साझा किया। आप सबने भी इसको लिया होगा और आप समझ चुके हैं, तो आप दूसरों को ये वीडियो पहुंचाएं। अगर आप रेडियो पे सुन रहे हैं तो इसके लिंक को दूसरों तक पहुंचाएं, दूसरों से आग्रह करें कि वो सुने, समझें, अमल करें, क्योंकि ये ज़रूरी है। नमस्कार, सुनते रहिए रेडियो जय घोष। जय